हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए आप और केवल आप माध्यम है। तो आपसे तो आपका हमारा ऐसा लगता है एमएसएमई का गोयनका साहब जैसे चोली दामन का साथ होता है। मुझे लगता है कि 50-60 करोड़ से ज़्यादा लोग इस सेक्टर से, परिवार की मैं बात करूं तो जुड़े हुए हैं। तो आपसे अच्छा कोई माध्यम नहीं है। तो मैं कि कोई भी चीज़ अगर प्रॉपरली पूरे देश में कम्युनिकेट करनी है तो पत्रकारिता ही उसका एक माध्यम है। नॉर्मली क्या है कि जो एमएसएमई सेक्टर, लघु उद्यमी सेक्टर है, वो इस मीडिया की पहुंच से वंचित रह जाता है। एक तो उसको समझ नहीं है कि मीडिया को कैसे हैंडल करना है, कैसे संपर्क करना है, कैसे उनका सदुपयोग करना है। दूसरा, थोड़ी रीच भी कम होती है हमारी। पिछले सालों में हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी। पिछली सरकारों में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती थी और ऐसा वातावरण था कि आप काम कर क्यों रहे। किसी महत्व के पिटाई होने के बावजूद हम फिर भी 45% प्रोडक्शन करते हैं और अब 48% एक्सपोर्ट हम करते हैं अपने दम पे। कोई बैंक की सपोर्ट नहीं मिलती, अपने बीवी के गहने गिरवी रखना और करना, मतलब सब आप समझते हैं। बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमारी छोटे लोगों की आवाज़ भी ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। बीच के लोग जो हैं, मैं खुल के बोलता हूँ, ब्यूरोक्रेसी भी हमारे पक्ष में नहीं है। क्यों कि हम उनके दोस्त नहीं हैं। हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम सुबह उठते हैं, कुआं खोदते हैं, शाम को पता नहीं पानी निकलेगा नहीं निकलेगा। उसके बावजूद हमें तो सुबह किसी का 7 बजे फ़ोन आ जाए जी माल चाहिए, तो हम जाके गोडाउन खोल के माल देते हैं। हमारे पास टाइम ही नहीं है। किसान हैं, हमारे भाई हैं, उनके पास फसल लगाई टाइम है, हमारे पास टाइम नहीं था। इसी करके हम डिसइंटीग्रेटेड थे, हम एकजुट नहीं हुए, हम एक वोट बैंक नहीं बने थे, इसलिए हमारी कोई पावर नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी। मैं बीजेपी का नेशनल कन्वीनर था एमएसएमई सेल का। 2014 में मोदी जी के साथ लड़ भिड़ के हम भी अमेरिका चले गए। वहाँ में मोदी जी ने एडवाइस किया, गोयनका जी एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म खड़ा करो, बीजेपी के प्लेटफॉर्म पे करो, लोग समझे राजनीति कर रहे हैं। तो हमने एक एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम खड़ा किया। 3-4 साल मेरे को कोई भाव नहीं देता था, एमएसएमई होता क्या है, कौन हो आप, ये हो। पर हमने भी ढोल पीट के इतनी लाउडली इसका वो किया कि सबके कानों तक पहुंची और अल्टीमेटली अब 2-3 साल से लोग हमें पहचानने लगे हैं, अभी एमएसएमई भी कुछ है। अब हम इसके जो काम कर रहे हैं, जो जिस उद्देश्य से हम लगे ताकि इनकी पहचान बने, इनकी भी कुछ इम्पोर्टेंस बने। अब बैंक में जाओ, पहले जाते थे वो चपड़ासी अंदर नहीं घुसने देता था। अब बैंक के मैनेजर को जाके बोले हम एमएसएमई हैं, वो आपकी केयर करते हैं। अभी हमारी बात की वैल्यू है। अगर हम किसी से, सेक्रेटरी से, किसी अफसर से बात करते हैं, हम उनको बोलते हैं भी अगर नहीं मानोगे हम ऊपर, तो उसको लगता है कि एमएसएमई है या स्यापन डाल दें। तो हमारी कुछ पहचान अब बन गई। पर अभी भी जो सरकारी योजनाएं हैं जो ऊपर मोदी जी ने, मोदी सरकार ने, मंत्रियों ने हम लोगों के वेलफेयर के लिए बनाई, वो नीचे तक पहुंच नहीं रही। तो हमें ये भी कहा गया, उत्तरदायित्व दिया गया कि भाई आप ब्यूरोक्रेसी को मतलब उनसे बाईपास करो और वो योजनाएं आप लोगों तक पहुंचाओ। तो हमारा सबसे मेन उद्देश्य है कि सरकारी योजनाएं जो हैं, जो वेलफेयर योजनाएं, स्कीम्स हैं, वो हमारे आम जो एमएसएमईज हैं, छोटे छोटे काम करने वाले, उन तक पहुँचे। उनका लाभ अगर नहीं मिल रहा, हम उसके लिए उनका सहयोग करें कि लाभ मिले। गवर्नमेंट इज प्रोएक्टिव, गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग अस एज ए कैटलिस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इंडस्ट्री। हम काम करें ताकि जो योजनाएं हैं वो नीचे तक पहुँचे
और नीचे के लोग उसका फायदा लेके आगे उठें। चाइना अगर चाइना बना है तो वो एमएसएमई के दम पे बना है। बड़े इस देश में अगर आंकड़ा जो देखें, अभी एमएसएमई की जो नई परिभाषा बनी है उसमें 250 करोड़ तक मीडियम स्केल। जीएसटी के डाटा से मैंने पिकअप किया है कि सिर्फ 90,000 कंपनियां 250 करोड़ से ऊपर हैं, which constitutes only 0.3% of the total trade and industry। इसका मतलब 99.7% एमएसएमईज हैं इस देश में, और उनकी बताओ अभी भी उनको पिटाई होती है, उनकी सुनवाई नहीं होती। उसके लिए आप दोनों से मेरा निवेदन है कि आप जब हमारी बात उठाएंगे, रखेंगे, तो उनको लोगों को भी आपका एक तरह से सेवा होगी, आपका सहयोग मिलेगा और पता लगेगा भी ये देश को अगर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करनी हो या सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना है, चाहे अमृतकाल है, चाहे कुछ भी है, बिना एमएसएमई के वो नहीं हो सकता। ये आप सब लोग जानते भी होंगे, और मैं मंच से बड़े अधिकार के साथ ये कह रहा हूँ कि अगर हमें चाइना का ऑल्टरनेटिव बनना है, साल से छोटा। तीसरा हमारा उद्देश्य है ट्रांसफॉर्मिंग जॉब सीकर्स टू जॉब क्रिएटर। हम नौकरी मांगने वाले को कहते हैं हम नौकरी देने वाला बने। एक नौकरी छोड़ के जो बिजनेस एंटरप्राइज में आता है 5 जनों को एवरेज नौकरी देता है। तो नौकरी की समस्या का हल भी इस एमएसएमई में है कि एमएसएमई से हमारी सरकार सबसे अमीर सरकार है। पहले जमाना कुछ होगा, आज सरकार के पास सब कुछ है। मैं देखता हूँ जो चाहिए वो सरकार के पास है। एक एक प्रोग्राम पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। सरकार की कोई बिल्डिंग देखिए 5 स्टार मेरे ऑफिस से बेटर होती है। तो हमारी सरकार के पास कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर के जो लोग हैं उनकी नीयत ठीक है, बाकी बीच के लोगों को ठीक करने की ज़रूरत है। आपके सहयोग से हम उनको कई ठीक हो गए और ठीक हो जाएंगे। देश की तरक्की मिलजुल के होगी और मीडिया उसमें सबसे बड़ा रोल अदा करता है। इसलिए हम आपके पास आए हैं कि ये आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हुए कि आप हमारी आवाज़ को इतनी लाउडली ऊपर पहुंचाएंगे कि भाई मैं अभी शरद जी को देता हूँ, फिर ये बताएंगे कि हमारा जो एक्सपो किस तरह से। मेरे को किसी मंत्री ने कहा कि गोयनका जी आपके फोरम में कितने लोग हैं? मैंने कहा जी 20-25 हैं। कहते आप पूरे देश में और दुनिया में चाहते हो ये बढ़े, तो किस तरह से होगा? तो मैंने कहा जी जो हमने सोचा शायद किसी ने सोचा नहीं, क्योंकि इस देश में कोई भी काम अगर होना है उसके लिए पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। किसानों के लिए पॉलिटिकल विल है, मजदूरों के लिए है, और कईयों मछुआरों के लिए जो संगठित हैं, जो वोट बैंक है उनके लिए पॉलिटिकल विल है। पर हम संगठित नहीं हैं, हम वोट बैंक नहीं थे, हमारे लिए पॉलिटिकल विल नहीं थी। मैंने कहा जी मैं इनके साथ अपनी टीम के साथ मिलके पॉलिटिकल पार्टियों में और गवर्नमेंट में पॉलिटिकल विल का काम करूँगा। मैंने पिछले 8 साल में इनको संगठित किया, तो जीएसटी आ गया, क्योंकि छोटे छोटे किताबें नहीं बनानी, इनको समझाया कि भैया टैक्स भरो, किताबें बनाओ, बैंकों के पास जाओ, तभी किताबें बनेंगी तो लोन मिलेगा। तो अब ये विंग वो जो छोटी छोटी चोरी चिकारी थी उससे बाहर आ गया, अब इनमें ताकत आ गई है। अब ये आस्ता आस्ता शो कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों को भी हम भी वोट बैंक हैं। मोदी जी ने कार्यक्रम में कहा था कि 12 करोड़ एमएसएमई यूनिट्स हैं, और 12 करोड़ में नहीं 6 करोड़ 75 लाख एमएसएमई यूनिट हैं, जिसमें 12 करोड़ लोग एमएसएमई हैं। अगर 12 करोड़ के साथ 5 एवरेज फैमिली मेंबर लगा लो तो 60 करोड़ जनता डायरेक्टली एमएसएमई के साथ जुड़ी है। तो वी आर ए वोट बैंक। वो अब एहसास हुआ, उससे मेरे पॉलिटिकल विल बनी। इसी कारण अब बजट का सेकंड जब ये पैकेज कोरोना के बाद आया तो निर्मला जी ने 10 पैकेज दिए
मुझे खुशी हुई जब फर्स्ट 3 पैकेजेस वर फॉर MSME। मुझे उस दिन लगा कि अब हमारी सुनवाई और पहुंच हो गई है, पर उसमें मीडिया ने बहुत साथ दिया, हमारी समस्याएं, हमारी बातें ऊपर तक पहुंची और ये एहसास आया कि हम पॉलिटिकल पावर भी हैं और आने वाले दिनों में हम लोग ही देश को संपन्नता की सेल्फ रिलायंस की ओर ले जा सकते हैं। मैं शरद जी से निवेदन करूंगा। सबसे पहला और अहम चीज जो मुझे नजर आती है वो है कि गवर्नमेंट के, मोदी साहब की कैबिनेट के जो बेस्ट मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अपने आने की स्वीकृति इस कॉन्फ्रेंस में दी है। एंड वी हैव नेम्स लाइक डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हु इज मिनिस्टर फ्रॉम PMO, वी हैव मिस्टर अनुराग ठाकुर, वी हैव मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। बहुत लंबी फेहरिस्त है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के कैबिनेट से आ रहे हैं जिन्होंने अपनी स्वीकृति दी है, उनके नाम भी उसमें लिखे हैं, उनके किस किस सेशन में वो आ रहे हैं वो भी उसमें लिखा हुआ है। और इसके अलावा द टेक अवे ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस, द 3-day कॉन्फ्रेंस के कॉन्फ्रेंस चलती रहेगी, साथ साथ एक्सपोजिशन चलती रहेगी जहां पर अलग अलग क्षेत्र से MSMEs आ रहे हैं। और जो इसका एक हमेशा हमारा एक स्टेट पार्टनर होता है, एक से ज्यादा भी होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर इज द स्टेट विच इज द पार्टिसिपेटिंग स्टेट दिस टाइम। जम्मू एंड कश्मीर से श्री मनोज सिन्हा जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ही इज कमिंग हिमसेल्फ। एंड JNK टेररिज्म, आई थिंक द स्टोरी ऑफ बीइंग फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म, जिसका हम अभी पीछे जिक्र सुन रहे थे, आपको वो देखने को मिलेगा। JNK government officials will themselves unfold, Mr. Sinha is going to unfold as to what it took when in 4 years after abrogation of Article 370 कैसे उस स्टेट में ट्रांसफॉर्मेशन आया है। So you will see JNK स्टेट, हमारा जो इनॉग्रल सेशन होगा 10 तारीख को रही है, जिसमें इनके 50 स्टॉल्स लगेंगे ODO की। 1 district 1 product। जम्मू एंड कश्मीर के अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां से आपको प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे और जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट पूरी तरह से, पूरी शिद्दत से इसमें पार्ट लेने जा रही है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कशन होगा, स्किल एंड डेवलपमेंट पे, टेक्नोलॉजी पे, और अगर हम अलग अलग, हालांकि आपके पास जो एजेंडा है उसमें सारा है। और जो एक और हाईलाइट होने वाला है, जो एक और हाईलाइट पूरी की पूरी 3 दिन की कॉन्फ्रेंस का होने वाला है कि रशिया is the international partner, so there will be delegates from Russia who have signed contracts, MOUs, agreements with MSME Development Forum। गोइंका साहब अभी खुद कुछ हफ्ते पहले रशिया होकर आए हैं और वहां से इन्होंने डेलीगेशंस को वॉलंटियर किया है। यहाँ पर भी जो रशियन ट्रेड डेलीगेशन है उनका आह्वान किया गया है और उन्होंने बड़ी उत्साहपूर्वक अपनी पार्टिसिपेशन और अपना टाई अप MSME डेवलपमेंट फोरम के साथ घोषणा करी, जो मुझे लग रहा है भारत सरकार के लिए, भारतीय व्यवसायिकों के लिए, भारतीय बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। क्योंकि रशिया से हमारे संबंध बहुत पुराने हैं और ऐसे हालात में जब रशिया यूक्रेन की वजह से दुनिया की इक्वेशंस उथल पुथल हो गई हैं, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि रशिया खुद आकर MSME डेवलपमेंट फोरम को पेट्रनाइज करेगा और इंडियन MSMEs को वो मौका मिलेगा जिससे वो रशियन बिजनेसमैन के साथ कोलैबोरेट करके और आगे अपना बिजनेस कर सकते हैं। इसके अलावा स्किल एंड डेवलपमेंट पे फोकस होगा, बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी आएंगे, एंड आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ 3-day fiesta which is completely about MSMEs and the MSMEs whoever are participating। और आपके माध्यम से जहां तक ये आवाज पहुंचेगी तो मुझे लग रहा है MSMEs हमारे देश में पूरे कोने कोने में फैले हुए हैं। आप एक गांव में भी जाएं, अभी गोइंका साहब ने जिन 12 करोड़ MSMEs का जिक्र किया उसमें से ज्यादातर माइक्रो है, जैसा कि बताया 99.7% माइक्रो है। माइक्रो वो होते हैं जिनकी 2 करोड़ से कम की अपना अस्तित्व होता है। तो मुझे लग रहा है इतनी बड़ी संख्या के वो लोग हैं कि आप ही केवल एक माध्यम है उन तक ये आवाज पहुंचाने का। क्योंकि मान लीजिए कोई कहीं मध्य प्रदेश के किसी कोने में, गुजरात के किसी कोने में, उत्तर प्रदेश के किसी कोने में एक छोटा MSME चला रहा है, उसको नहीं मालूम पड़ेगा कि दिल्ली में इतना बड़ा MSMEs के लिए एक हवन यज्ञ होने जा रहा है जिसमें कि उनको लाभ मिलने वाला है। तो मुझे लग रहा है केवल और केवल आप ही वो आवाज हैं जो कि इसको देश के कोने कोने तक पहुंचा सकते हैं, जहां उनको पता लगेगा कि वो आगे आए और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं MSMEs के लिए। कल मैं गोइंका साहब फाइनेंस मिनिस्ट्री में था और मुझे पता लगा कि बहुत सारे, आप जो जिक्र कर रहे थे कि MSMEs को बैंक वाले अब लोन देने के लिए नखरे दिखा रहे हैं। फिर से एक बार, ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी जब कोविड में शुरू हुई थी
तो बैंकों ने आके उनको नखरे दिखाने शुरू कर दिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री से स्पेशल डायरेक्टिव गया है बैंकों को कि भैया, उसने कहा जी एनपीएस बहुत हो रही है, ये लोग पैसे लेके भाग जाते हैं। देखिए किस तरीके से बदनाम किया जाता है। और जब फिगर्स निकल के आई तो 2,42,000 करोड़ जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी में कोविड में डिसबर्स किया गया, उसमें से केवल और केवल 5% एनपीएस थे, केवल 5%। और ये भी उस हालात में जबकि कोविड में बिजनेसेस बंद होने की कगार पर आ गए। 5% हम हैं और 95% 5% बड़ी मछली, 5% जो बड़ी मछलियां उन्होंने 95% देना है। बिल्कुल बिल्कुल। और 95% लोगों ने 5% देना है। ये डिलीमा है। वी आर द मोस्ट ऑनेस्ट बोरोअर्स। आज बैंक वाले जो हैं वो गवर्नमेंट चेक करती रहे, पर आज वो उनको एमएसएमई अकाउंट इसलिए चाहिए कि यहाँ से रिकवरी हो जाती है। सर हम लोग आत्महत्या शर्म से कर लेते हैं, जिस दिन बैंक वाला कोई ढूंढी हमारे घर के बाहर पीट देता है। ये लोग शर्म छोड़ दीजिए, बड़ों को क्या परवाह है। वो 6,000 करोड़ को 10,000 करोड़ लेके भाग गया। हम लोग तो साला 1 करोड़ देना होता है, उसकी डोंडी पीट देते हैं हमारी, और हम आत्महत्या कर लेते हैं। हमें क्लिपिंग भी नहीं मिलती है। किसान आत्महत्या कर ले, सारी पॉलिटिकल पार्टियां विलाप करती है, मर गया जी, मार दिया। और हम भी हमारे भाई भी करते हैं, हमें कोई क्लिपिंग नहीं मिलती, हम लोग साइड पे रहते हैं। ये थोड़ी सी हमारा दर्द है कि भाई हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड दो। मैं गारंटी करता हूँ, मैंने इतने प्रोग्राम किए विभिन्न एसोसिएशनों, वो यही कहते हैं जी हमारी 45 दिन में पेमेंट करवा दो, हम सब बैंकों के कर्जे जो लिए वो भी वापस कर देंगे, हमें नहीं चाहिए, हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। पर सर हमारी क्या होता है, 45 दिन की टर्म भी बन गई है, वो चेक बना के दराज में रख लेते हैं। क्यों, हमें ऑर्डर चाहिए, हमारी ताकत नहीं है कि हम उनको मना कर सकें। चले अभी भी सर 100 दिन हमारी पेमेंट नहीं होती, फिर हमें अपने बीवी के गहने रख के। आजकल आप देखो गोल्ड लोन की कितनी दुकानें खुल गई हैं। पहले मैंने देखा नहीं था, पहले शर्म होती थी गोल्ड लोन की, अब इतनी खुल गई हैं कि क्या करें। छोटे छोटे लोगों को बीवी बच्चों के गहने देके सरकार कह रही है बैंकों को लोन दो, पर बैंक सर कुछ अभी भी नहीं दे रहे। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, आप लोगों का सहयोग जरूर चाहिए। हम तो अपनी जो लड़ाई है वो लड़ ही रहे हैं। और सर मैं गारंटी करता हूँ, मैं दावे से कह रहा हूँ कि अगर जो सुविधाएं चाइना के एमएसएमई को सरकार दे रही है, उसके 25% भी अगर हमें दे दें, हम 10 साल के अंदर अंदर चाइना के सारी दुनिया को पिछाड़ देंगे ट्रेड एंड इंडस्ट्री में। But the good thing is that government has now recognized that if this country has to become third largest in the world, as far as an economy is concerned, जो अभी मोदी जी ने यहीं पास में प्रगति मैदान में जो घोषणा करी कि मुझे आप तीसरे टर्म में लाइए, मैं दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बना दूंगा बिना एमएसएमईज के। ये सपना नहीं हो सकता, और मुझे लग रहा है वही काम एमएसएमई डेवलपमेंट फोरम कर रहा है। एंड हमारा आप सबको आह्वान है कि आप उस कॉन्फ्रेंस में आइए, 3 दिन आप वहां बिताइए, आप एक्सपोजिशन में घूमिए, आप कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनिए। आप और जिस तरीके से मंत्रीगण ने अपनी स्वीकृति दी है, उससे साफ नजर आ रहा है कि गोयनका साहब की तो रैपो है ही है प्रधानमंत्री जी के साथ पर्सनली भी, पर वो लोग वाकई में चाहते हैं कि ये एमएसएमई सेक्टर अब निकलकर आगे आए, बिकॉज विदाउट दिस एमएसएमई सेक्टर कमिंग फॉरवर्ड, India can never dream of becoming the third largest economy in the world, and I think this is getting increasing. So I think प्रदर्शनी लगेगी, एग्जीबिशन लगेगी, जिसमें एक हमारा B2B एरिया होगा, जो विदेशों से आए, इधर उधर से आए, उनके B2B जो प्रदर्शनी का भाग ले रहे हैं, जो एग्जिबिट कर रहे हैं, उनकी B2B मीटिंगें होंगी। पर एक सबसे बड़ा उसका जो हमारा विंग है वो है कन्वेंशन, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस। वो 12 होंगी, 4 प्रतिदिन। पहले दिन इनॉग्रल होगा जिसमें J&K की प्रेजेंटेशन होगी। दूसरा इनॉग्रल होगा, पहले मनोज सिन्हा जी रहेंगे, दूसरे में नारायण राणे जी रहेंगे, उनकी टीम रहेगी, वो MSME पे प्रेजेंटेशन देंगे। उसके बाद थर्ड सेशन में
हमने पीयूष गोयल जी को बुलाया है और एक स्वदेशी जागरण मंच है जो स्वदेशी पे काम कर रहे हैं। स्वदेशी से स्वावलंबी और अपना उद्यमी भारत का निर्माण, उसके इशू पे चर्चा होगी, प्रेजेंटेशंस होंगी। और उसके बाद एक हमने सब्जेक्ट रखा है, देखिए इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल कॉलेज हैं, पर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कोई कॉलेज नहीं है। मुझे याद है जब मैं 9th में आया तो मुझे 3 ऑप्शन थी, इंजीनियरिंग ले लो, मेडिकल ले लो या ह्यूमैनिटीज़ ले लो। मतलब सारा कूड़ा करटा ह्यूमैनिटीज़ में। सर मैं इस अभियान पे भी हम लोग काम कर रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरल यूनिवर्सिटी, एंटरप्रेन्योरल कॉलेजेस भी होने चाहिए। ये भी एक साइंस है कि कैसे फैक्ट्री लगेगी, कैसे अकाउंट्स होंगे, कैसे इसकी प्रोडक्शन होगी, हर चीज़ का एक सिस्टम है। पहले बनिए मारवाड़ी घर से करके करते थे, अब उसमें बड़ी टेक्नोलॉजी इंक्लूजन, बड़ी साइंटिफिक इंक्लूजन आ गई है। तो उसके लिए हमने एक सेशन रखा है जिसमें हमने यूनिवर्सिटियों को बुलाया है। उसमें लवली यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, टेक्निया, 2-3 की हमें स्वीकृति मिली है। तो उसका मुद्दा है एंटरप्रेन्योरल स्किल एंड बिजनेस एजुकेशन के ऊपर कि भाई वो उनके पास अब क्या कोर्सेज हैं युवाओं के लिए टू बिकम एंटरप्रेन्योर, बिकम MSME। तो उनका एक सेशन होगा। 11 को सुबह हमने सेशन रखा है ग्लोबल समिट, जिसमें रशिया मेन पार्टनर कंट्री है, कुछ और कंट्रीज के एम्बेसडर्स भी आएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट इज अनदर वेरी इम्पोर्टेंट एरिया फॉर MSME। तो उसमें ये आएगा, रशिया इस समय 500 आइटमें उन्होंने कहा है कि हम इंडिया से लेना चाहते हैं। वो 500 की 500 आइटमें 2-4 छोड़ दीजिए, बाकी सब MSME से ही उनको उम्मीद है, इसीलिए वो हमसे भागीदारी कर रहे हैं। हमें उन्होंने रशिया 12 दिन हमने लगाए अभी पिछले दिनों रशिया में। उनकी 6-7 जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने हमारे साथ MOU किए, उनके जो रीजन्स हैं उन्होंने MOUs किए, बिकॉज दे वांट टू ग्रो। मैंने रशिया को बताया जी आप हवा में हो, हमें ये पता मिग आपके हैं, जेट आपके हैं, लड़ाई के इक्विपमेंट आपके हैं, सबमरीन हैं, पर आम स्तर में अमेरिका घुसा हुआ गली कूचे में मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा, पेप्सी, ये वो आपका नहीं है पता। आपको ये सब अगर ग्राउंड पे रशिया को पहुंचना है तो आप, तो अब वो बड़े कीन हैं। हमारे यहाँ जैसे 99% MSME, उनके यहाँ भी 23%। दे वांट टू लर्न हाउ टू ग्रो। तो ये सेशन है 11 को सुबह। उसके बाद हमने एक मीडिया का सेशन रखा है, जैसे मीडिया रोल इन प्रमोटिंग MSMEs फॉर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया, कि इस भागीदारी में कैसे मीडिया का क्या रोल हो सकता है, इस पे हमने एक सेशन रखा है। उसके बाद हमारा सेशन है जो PSUs हैं, गवर्नमेंट है, और जो कॉरपोरेट्स हैं, MNCs हैं, ये सर चंद्रयान बिना MSME के कंपोनेंट के उड़ नहीं सकता, PSUs का काम चल नहीं सकता, और जितनी मर्जी पहले हमें लताड़ते रहे हों। उसके ऊपर हमने रखा कि आपकी कोलैबोरेशन से कैसे उन्नति हो सकती है, कैसे MSMEs को फायदा हो सकता है, हाउ, व्हाट इज योर रोल एंड हाउ यू फील दैट दिस कैन ग्रो, वी कैन ग्रो ऑन दिस। इसी तरह एक हमारा सेशन है 12 को सुबह इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप के ऊपर। उसमें हमने ये है कि इंक्लूजन, जैसे आपको उसमें हमने एक सेशन रखा है कि आप किस तरह से MSME बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। उसमें मैंने पीयूष बंसल है, ये लेंसकार्ट का मालिक है, मेरा पड़ोसी है, मैंने कहा यार आप आओ। एक मैंने MDH के जो मालिक है आजकल राजीव, उसको कहा, एक आपने और नाम दिया ना, एक वो सर विजय शेखर रेड्डी PTM वाले, PTM वाले, मैंने हाँ
उन ऐसे लोगों को बुलाया क्योंकि उनके कहने से एक मैसेज दूर तक जाता है। तो हम प्रयास करके अपने, फिर उसके बाद हमने एक सेशन रखा लास्ट वैलिडिक्टरी, वो मैं हर साल रखता हूँ, गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी, भाई आपने क्या किया, आपसे हमारी ये अपेक्षाएं हैं, क्योंकि सारे कंक्लूड करके उस दिन फर्रा उनके हाथ में पकड़ाएंगे कि ये हमारी डिमांड है, ये आप करवाओ, क्योंकि उनके माध्यम से काम हो सकता है। मिलता क्या है, कई बार वो कहते हैं बेटे चॉकलेट नहीं खानी, दांत खराब हो जाएंगे। तो मिलने का डिमांड तो हमारी बहुत है सर, मैं आपको गिनाऊं तो रात पड़ जाए। और कई अफसरों के पास जब जाते हैं वो कहते हैं यार अपनी वो डिमांड घर में रखो, एक दो बताओ जो मतलब के हैं, जो मैं कर सकूँ। पर गवर्नमेंट है, पॉलिटिशियंस हैं, इनके पास बात करो, 10 करोगे 1-2 और फिर इनको बताएंगे भाई साहब इलेक्शन है, आपको वोट चाहिए तो हमारी कुछ सुन लो। क्योंकि अब तो हम कह सकते हैं ना, आने वाले दिनों में इन सबको 60 करोड़ 70 करोड़ वोटर तो हैं हम, तो ये थोड़ा सा डर दिखाएंगे, देखो शायद कोई मिल जाए, आपके माध्यम से मिल जाए। तो ये हमारे सेशंस हैं, इसमें भी हम चाहेंगे आप लोग होंगे, हमारी बात और जो हम बताएंगे आपके माध्यम से ऊपर तक पहुंच जाए। अभी 2 साल पहले जब कोरोना में हुआ वो जर्मनी को देख के किया गया, और हम बात करते हैं चाइना की। चलिए ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है एमएसएमई में आपके यहाँ पे कितने इंडस्ट्री आ रहे हैं, इंडस्ट्री इन द सेंस कितने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के इंडस्ट्री हैं, कितने बड़े इंडस्ट्री हैं, क्योंकि वो भी एमएसएमई ही है। मेरे पास ये आंकड़ा है, ये सारी दुनिया मानती है कि पीएसयूज आते हैं। मैं पहले जाता था मंत्री जी के पास, ये फलाने पीएसयू का स्टॉल लगाओ, कहते हैं इनका पीएसयू का एमएसएमई से क्या लेना देना। फिर मैंने रिसर्च करके मैंने उनको बताया, मैं क्या जी गडकरी जी थे, उनके पास शिपिंग थी, मैं क्या जी शिपयार्ड वालों को भेजो लगाएं, एक तो हम छोटे, हमें वैसे कोई चवन्नी नहीं देता। कॉर्पोरेट का मेला लगाओ, एक कॉर्पोरेट वहाँ अभी मैंने एक मेला देखने का 40-40 लाख रुपए के एक स्टॉल की फैब्रिकेशन हम साला फ्री में दे रहे। मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने लड़ भिड़ के मंत्री जी से 50 स्टॉल सब्सिडी ले ली। मंत्री हमें कहते हैं गोविंदा जी हम एमएसएमई मंत्रालय जाओ, क्यों मेला करना है, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ का खर्चा है, एमएसएमई को फ्री स्टॉल चाहिए। वो कहते हैं जी जो अब मैं JNK या स्टेट को इसलिए लेता हूँ, स्टेट खर्चा करती है, स्टॉल फ्री देती है। और अभी मंत्रालय से हमने लड़ भिड़ के ये लिए, फिर भी लोगों पर कई बार उतने पैसे नहीं, बट अब ये वो समझने लगे पीएसयू। मैंने जो आपको कहा ना, हमारा एक स्लोगन है चरखे से चंद्रयान। हमारी इंडस्ट्री स्मॉल से शुरू हुई चरखे से, अब चंद्रयान आप बता रहे हैं कि कंपोनेंट हमारे बिना तो उड़ेगा नहीं। शिपिंग पीएसयूज आए, पहले बात आए वो गडकरी जी कहने का, रेलवे के आए सुरेश प्रभु के कहने का, अब वो खुद आ रहे। क्यों? वो हमें कह रहे हैं सर हमारी मीटिंगें कराओ, इनको समझाओ कि टाइम से कंपोनेंट दे दें, इनके कंपोनेंट के चक्कर में हमारा शिप लेट हो जाएगा। तो दैट टाइम इज चेंजिंग। और जैसे आपने कहा, आप ही ये बात हमारी ऊपर तक पहुंचाओगे, क्योंकि मैं किसी मंत्री के जाता हूँ ना, कई बार 15 मिनट इसलिए लगा देते, अंदर मीडिया बैठा होता, सारे मीडिया वाले उनके दोस्त हैं, हम तो सेकंड हैं। एक बार तो मेरा झगड़ा हो गया, मैं कहा सर आप मीडिया वालों को चाय पिलाते हो, सर हमें पानी नहीं पूछते। तो सर आपकी वैल्यू। Or we are expecting participation of about 18 to 20,000 people, either virtually or they'll be physically coming. We should appreciate the fact that the event is happening in Delhi, and you have MSME spread across the country. So there is only as many people who can reach by way of footfall to this place. But what we can assure you is that this message is going to reach across the country. And my own estimate says about 100,000 MSMEs will benefit from the schemes, from the loan mela, from the exposition, from the discussions, from the know-how, from the training sessions and various things which will happen. About 100,000 MSMEs are going to happen. We should not, परचून वाले इसमें प्रणव नहीं आते हैं,
क्योंकि परचून वाले का यहाँ पर इतना डायरेक्टली काम नहीं पड़ता है। परचून वाले को तो यह है कि वो अपनी परचून की दुकान बड़ी कैसे कर सकता है, या वो नहीं तो उसका बेटा कम से कम फैक्ट्री लगा ले, उसने तो जिंदगी बिता दी परचून में। तो परचून से आपका आई एम श्योर यू मेंट पन बाय दैट, पर परचून वाले ही नहीं आते। जिन लोगों को आपके दिमाग में है वही लोग आते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स वाले हैं, गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, टॉय मैन्युफैक्चरर्स हैं। जिन लोगों की भारत सरकार को तलाश है चाइना को कम्पीट करने के लिए, वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आपको कोई परचून की दुकान वहां नहीं देखेगी। हालांकि मैं परचून वालों को पीछे नहीं खड़ा करता हूं, मैं मानता हूं कि वही मिलके सब देश को चलाते हैं। सो एनी अदर मीडिया को बता रहा हूँ कि एक मीडिया की शिकायत होती है, ये लिस्ट में नाम दे देते हैं, आता कोई है नहीं, ठीक है ना जी। तो मैं इसलिए मैं सच्चा आदमी हूँ, मैं भाइयों की तरह बात करता हूँ। एक या दो मंत्री हो सकते हैं, वो कंफर्म करने के बाद भी ना आए। वो डिपेंड करेगा जी पार्लियामेंट कितना स्टॉर्मी होता है। नहीं, मेरे को जैसे पीयूष जी से बात हुई, कहते गोयनका जी हो सकता है 10 को नो कॉन्फिडेंस हो। मैं कहा सर आप नहीं आए, मेरा नो कॉन्फिडेंस हो ना, मीडिया दोबारा आएगा नहीं। ये आप देख लो, मैं नाम तब दूंगा कि जब आप आओगे। मेरी भी सर इज्जत है। ओके, फिर उनकी लेटर मंगवाई मैंने कि जी मेरे को लिख के भेजो, फिर उन्होंने लिख के भेजा कि मैं आऊंगा। तो 10 करोड़ लोग ऐसे हैं, 10% लोग ऐसे हैं, यानी कि 14 करोड़ जो 25,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं। आप अपने आप को एसेस कर लीजिए कि आप 90 में हैं कि आप 10 में हैं। 25,000 रुपए से ज्यादा कमाने वाले सिर्फ 10%, मतलब 14 करोड़ लोग इस देश में, यानी कि 126 करोड़ लोग इस देश में 25,000 रुपए महीना भी नहीं कमा पाते हैं। एमएसएमईज ही एक जरिया है अगर आप इनके जिंदगी में समृद्धि लाना चाहते हैं। नौकरी से आज तक वो वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक वो शायद पहुंचना चाहते थे। तो मुझे लग रहा है एमएसएमई एक शॉर्टकट है आपको प्रॉस्पेरिटी तक ले जाने का। ये मैं यहाँ पर ये आंकड़ा हालांकि इररेलेवेंट था, इस बात से सीधा संबंधित नहीं था, पर क्योंकि बात प्रॉस्पेरिटी की आई तो मैंने यहाँ पर आपकी इजाजत से लेकर और बता दूं आपको, ये तो आंकड़े हैं जो पब्लिश हैं। 10 गुना इससे ज़्यादा लोग हैं मेरे एमएसएमई जो 50,000 का महीना कमाते हैं, पर वो ऑन रिकॉर्ड नहीं है। सर संपन्नता इस देश में बढ़ रही है। क्योंकि मैं तो ग्राउंड पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि दे आर वेरी वेल ऑफ। अभी मैं रशिया गया, वो कहने लगे एमएसएमई, मैं कहा सर आपके यहाँ पे इन्वेस्ट करने को तैयार है मेरे एमएसएमई, आप बताओ क्या बेनिफिट दोगे। Why he should not go to Gujarat to put up the industry? Why should he come to you? Give me the answer. My MSMEs have money to invest. पीछे मैं अमेरिका गया, वो कहने लगे जी हम इंडियंस को लाइक करते हैं, they are non-trouble makers, they are good neighbors, we are ready to give them residence visa. कहने लगे जी 5.5 करोड़ रुपया जो इन्वेस्ट करे, EB-5 को वीज़ा है उनका, तो वो हम उनको रेजिडेंस वीज़ा ग्रीन कार्ड दे देंगे। मैंने यहाँ के अनाउंस किया 100 जने तैयार एमएसएमई, 5-7 करोड़। तो सर संपन्नता आ रही है। जो लोग अभी 50 करोड़ कमा रहे, 50,000 कमा रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं अभी सिस्टम में आओ, किताबें बनाओ, कोई डरो नहीं है। छोटा मोटा 50,000 से तो शायद इनकम टैक्स भी नहीं कुछ बनना, ऑन रिकॉर्ड आओ। आज 6-6.5 करोड़ की अगर ये इनकम टैक्स की रिटर्नें आई हैं, तो इसमें मैं गारंटी करता हूँ कि जो बड़े हैं, जो अवॉइड ही नहीं कर सकते, या जिनकी नौकरी ऐसी है उनके टैक्स TDS कटे हैं, उनको तो इनकम टैक्स में आना ही आना है। चॉइस है हमारी। और मैं समझता हूँ कि हमारे इस बार करोड़ 1.5। Two quick questions. One is you mentioned that you met officials at Finance Ministry yesterday. Yeah. So I was just curious in knowing what are some of the requests or recommendations that you had for the ministry with respect to MSME, and the second is what are some of the banks who will be participating in this expo? And I happened to be overhearing what was going on because this was the agenda being discussed, because there were a lot of MSMEs who were complaining that when we go to the bank, they simply refuse. We give all the papers, हम लोग अपना pledge करते हैं, properties pledge करते हैं, कोई jewelry pledge कर रहा है, कोई stock pledge कर रहा है, but you know the bankers refuse. Sorry, you guys are thieves. You're going to run away with the money. हमारे NPA हो जाएंगे. That is when this Ashmita, this data was released that only 5.42% of emergency credit guarantee line
has become NPA, which is a big achievement because emergency credit line लोग ये मान रहे थे उस टाइम, हमारे जो बिजनेस के जर्नलिस्ट हैं वो जानते होंगे कि ये तो पैसा आएगा ही नहीं, ये तो कोविड के दौरान बस बांटा जा रहा है, ये ऐसी एक धारणा थी. But surprisingly, 95% money is coming back regularly. So all the banks, Ashmita, have been advised now that please do not refuse loans to these MSMEs. Make sure they get the money. Make sure that the papers, even if one of the document is missing, go all out. Go out of the way to see if the amount can be. And of course, the person is not eligible altogether. He will not get. But do not create obstructions in the way of his growing his business or running his business. So I was not. I'm not part of the government machinery, please. So. जो डायरेक्ट बजट है रफली अराउंड 2 करोड़ और जिसमें करोड़ सवा करोड़ तो हमें ITPO का ही रेंटल लग जाता है. गवर्नमेंट में ऐसा है कि कुछ हमें J&K गवर्नमेंट, पहले हमारी UP गवर्नमेंट पार्टनर थी और अभी J&K गवर्नमेंट है. यू कैन से रफली 25% विल बी टेकन केयर बाय J&K. ना जी खुश करने के लिए होते हैं, चाहे शायद अगली बार कुछ दे दें क्योंकि कई होते हैं ना ऐसे दाना डालना पड़ता है, हमें करना पड़ता है. पर अराउंड 20-30% इज टेकन केयर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ MSME. बट सर इट इज वेरी टफ. J&K क्योंकि सिन्हा जी मेरे दोस्त हैं, वहाँ पर भी टफ है. अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है. सिन्हा जी पिछले 3 महीने से मेरे को कंफर्मेशन दे रहे हैं. तो इट्स वेरी टफ टू गेट. मतलब मेरी पोजीशन है, सब कुछ है, उसके बावजूद विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि आज कितने 2 दिन रह गए. सरकारी तंत्र की जो जैसे रूपाला जी मेरे दोस्त हैं, उन्होंने अमूल डेयरी, ब्रांड डेयरी को पर्सनली चिट्ठी लिखी है और वो भी अभी तक तो. बट हम लेके चल रहे हैं कि रफली 60% हमें इस तंत्र से, PSU से, सरकार से मिलनी चाहिए. बाकी हम अपने रिसोर्सेज से, अपने दोस्तों से, औरों से करा के फिर भी एंड ऑफ द डे कई बार 10-20 लाख रुपए हमारी जेब से लगता है. मेरा झगड़ा हुआ, मैं नाम नहीं लेना, गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट से. वो कह रहे जी, मैं कहा भाई साहब डोंट ट्रीट अस एज ए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी. उनको तो सर 10-10 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाता है ये इवेंट मैनेजमेंट वालों को. हमसे मांग भी नहीं पूछ सकते क्योंकि थोड़ा हम गवर्नमेंट के साथ भी हैं. हमसे ले भी नहीं सकते, देना भी नहीं है. तो सर देयर इज वेरी टफ. मेरे को पता है 8-9 साल से हम कैसे ये MSME का गड्ढा खींच रहे हैं. ठीक है हम छोटे लोग हैं पर हम इतने मरे हुए भी नहीं कि भाई बिल्कुल ही नो. तो ये सर चल रहे, लड़ाई चल रही है. वो पीछे कोने में भाई साहब बैठे ना, क्या मांगा सर ये नोट कर लेना. अगर आप ये बात आई डोंट केयर ये बात को जा कहते गोयनका जी ने ये बात के मैं रेडी हूँ कि सर कुछ नहीं करते. ये तो अगर मेरे हाथ में डंडा ना होते ये साला मेरे को वो भी ना दे ये अफसर बीच के. इसलिए मैंने कहा कि जर्मनी से कंपैरिजन होता है, आकलन होता है, चाइना से आकलन होता है, पैसा मिलता है आपको. आपने बता ही दिया क्या. नहीं सर बिल्कुल, मैं तो ये मेरा दुख है. और कई मेरे जो मंत्री दोस्त हैं वो कहते हैं गोयनका जी आप पब्लिकली ना कहा. मैं क्यों ना कहें. हम अगर वकील हैं कमजोर लोगों के तो हम धड़ाके से कहेंगे. मेरा कोई काम धंधा ऐसा है ही नहीं कि कोई अफसर मेरी टांग खींच सके. तो इस करके आई डोंट केयर सर. बट फिर भी 9 साल हो गए. मोदी जी का मैं भक्त हूँ इंडिविजुअली. वो मेरे को आज कहें गोयनका छलांग मारते पानी में अफसर से प्रॉब्लम है कि मंत्री से प्रॉब्लम ये की है. मेरे को अफसर मंत्री करना चाहते हैं. मैं चलो मेरा MSME मंत्री है, मैं लड़ाई जी मैं आपके दफ्तर में धरना दूंगा. उन्होंने सब फैक्ट्री बुला ली. कहते हैं गोयनका जी से आपको क्या परेशानी है. मैं कहा जी परेशानी मैं पब्लिकली नहीं बता सकता जो परेशानी है इनको. खाली इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों को धड़ल्ले से देते हैं स्पॉन्सरशिप. ये जितने चैम्बर हैं ये इनको मिलेगी, हमें नहीं मिलेगा क्योंकि हम जेन्युइन
लोग हैं, हम चवन्नी किसी को देनी नहीं, चाय पिलानी है। मैं बता रहा हूँ मैं कैसे करेंगे सर। एक बैंक के CMD के पास में किसी का, मैं उदाहरण देकर बता रहा हूँ, एक एसोसिएशन थी, उनका प्रॉब्लम था, वो पे ED उनका नहीं कर रहा था काम। अब मेरे को अपॉइंटमेंट तो देने से मना, मैं CMD के पास चला गया। और फिर ED कहने लगा जी इनको बोलो जी फाइनेंस में मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, मैं केस तैयार करके चाहता हूँ। तो क्या मैं क्यों करवाएं? हम चला यहाँ बैगिंग करने आए, ये मेरा राइट है, मैं लिख के लाया। फिर मैंने CMD को बोल दिया, मैं कहा भाई साहब मेरी डिक्की में दरी पड़ी होती है, 3 दिन में नहीं हुआ, मैं आपके दफ्तर के आगे दरी बिछा के बैठूं, मैं क्यों बैगिंग करूं? तो सर यहाँ तक की भी हम तैयारी करके कईयों को हटवा देते हैं, कहीं मान जाते हैं, कहीं करा देते हैं। सर वो चल रहा है। हम ये एडवोकेसी जो कर रहे हैं, हमारी नहीं सुनते, कोई नहीं सुनवाने के तरीके। आप लोगों को क्यों आए आपके पास? सिर्फ इसलिए आए ना कि आप करोगे कि इनकी भी सुनो। 9 साल से इनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, MSME पैशन, इनका ब्लड ग्रुप था O पॉजिटिव, अब इनका ब्लड हो गया MSME पॉजिटिव। तो मुझे लगता है कि जब ऐसा आपका पैशन होगा तो सुनना ही पड़ेगा भाई साहब। देन यू डोंट हैव अ बिकॉज़ ये किसी की समस्या है कोई, आपको बड़ा खुला है सर। हर एक की इंडिविजुअल 140 करोड़ लोग हैं और मेरे ऑफिस में तो मैं सारी 140 करोड़ की समस्या करूं तो पता लगे कि मैं ही निपट गया। ठीक है ना जी। मैंने अब ये हमने एक नियम बनाया कि एसोसिएशन कलेक्टिव जो इशू है वो लेके आए। ठीक है ना जी। उस कलेक्टिव इशू पे हमारी एक टीम है, जैसे मैंने बताया मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, प्रोफेशनल्स हैं और हैं, हमारी कमेटियाँ हैं, वो उसको प्रोसेस करेगी। अगर वो काम लगता है कि ये है जेन्युइन है, और मैं खुला बोलता हूँ सर, वी विल फर्स्ट वर्क फॉर लो हैंगिंग फ्रूट्स। जो हमें लगता है कि ये काम हो सकता है हम उसके लिए लड़ते हैं। जो पता है हम दीवार पे टक्कर मारेंगे तो होना ही नहीं है, तो उसके लिए सर हम सेकंड उसमें रखते हैं। ठीक है। अब मैं बैंक की बताता हूँ। किसी ने बेटे आपने बैंक का क्वेश्चन किया। अब बैंक के CGM है यहाँ के स्टेट बैंक के, उन्होंने बुलाया मेरे को। वी आर वेरी, एक शर्मा जी हैं उनके उससे जूनियर, वो कहते जी मेरा बड़ा पैशन है MSME के लिए, आप हल बताओ। मैं कहा जी हम तो यही हल कर सकते हैं कि आपकी, चलो मान लेते हैं कि आपके अफसरों के पास काम ज़्यादा है और उनके पास स्टाफ कम है, वी कैन वर्क एज योर पैरामिलिट्री। आप वो कहते हैं जी हम आपको 50 करोड़ का मैंडेट देते हैं। मैं कहा जी मैंडेट दे दोगे, मेरे पास बंदे भी चाहिए। कहते हैं हम एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट कर देंगे जो सिर्फ आपके काम करेगा, 50 का मैंडेट है। मैंने कहा जी हम रेडी हैं। मैंने प्रपोजल दिया कि आप हमें मैंडेट दे दो, 80% अप्रूवल हमारी टीम कर देगी, उसके पेपर चेक करने, वो आपका काम टाइम रूटीन हम कर देंगे। हमारी कवरिंग लेटर के बाद आपके जो बंदे हैं फिर उनका काम करें, नहीं तो फिर हम ठोकेंगे। ही एग्रीड। मैंने कहा जी एक और काम करिए कि 50,000 रुपये महीना में और दीजिए ताकि हम एक बंदा रिटायर्ड बैंक का रख लें। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। वो कहने लगे जी मैं ऐसे 50,000 रुपया सैलरी नहीं दे सकता, पर आपके ये जो कार्यक्रम होते हैं इसमें स्पॉन्सरशिप दे दो। तो SBI आ रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा आ रहा है, सिडबी आ रहा है, एक यूनियन बैंक आ रहा है, ऐसे 5-6 बैंक हैं जो सेंसिटिव है, मैं समझता हूँ वो आ रहे हैं। बाकी 1-2 छोटे छोटे बैंक भी आ रहे हैं। बाकी हम देखो एक लिमिट तक किसी के पीछे फिर सकते हैं। ये बैंक है वो प्रोसेस के अफसर 3 दिन बैठेंगे, ऑन द स्पॉट स्क्रूटनी लोन करेंगे, ऑन द स्पॉट दे विल गिव सम अप्रूवल। और बाकी उनके साथ जो उस दिन आएंगे दे विल शेयर देयर डाटा विद अस, विल शेयर आवर डाटा विद देम, देन आवर टीम विल प्रोसेस देयर एप्लीकेशन एंड वर्क विद द बैंक सो दैट कहीं बैंक वाले गड़बड़ कर रहे हैं तो फिर दरी बिछेगी। सर माय फ्रेंड, मीडिया फ्रेंड, ही नीड्स 20 lakhs लोन। उन्होंने एक आईफोन ये लोन पे लिया है, तो उनका प्रोसेस हो जाएगा। अब सर इनकी हमें तो बाकी का 20 पे आईफोन के लिए लेना है।
बताएं क्या क्या लेना Then he can है come, please invited to the loan मेला. इसलिए रेसिप्रोकली ये हमारी बात उठाएंगे, हम इनकी उठाएंगे, इनके लिए कर सर लेंगे। इनका Please करवा come. दो वेरी Please come, you डेडिकेटेड must पर्सन to the people of that product. Yeah, Like yeah. the way it is in UP, जैसे फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद किस लिए मशहूर है? glass के लिए. Glass. थोड़ी अपनी. मुरादाबाद किसी चीज के लिए मशहूर है, अलीगढ़ की। तो सहारनपुर दिस है. इज ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अभी क्या आ गया, वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट्स। उनके ऊपर फोकस करके ये उनको ग्रो कराया जा रहा है। नहीं तो सर ये जो आर्ट है यही खत्म हो जाएगा। बनिए का बेटा व्यापार नहीं करना चाहता, उसको भी जॉब चाहिए। सो दैट इज द पेन ऑफ आवर प्राइम So if there is an ethnic product to a particular city that is popularized by way of ODOP. It's called ODOP. It's there in UP also. 5 lakh crore worth of loan under ECLGS. Yeah. But eventually, till 31st March, which was the closing date of ECLGS, about 2.42 lakh crore worth of loans were disbursed. Yeah. That is like just half of that, Yeah. what was expected. So, what was the reason for that? Was it low demand or low eligibility of the people? Like, people were not eligible? Or was it, like you mentioned, resistance from bank? Who were not eligible. Banks were also a bit reserved, and eligibility also came under question. So it was a combination of everything. I mean, you can dissect this for the remaining 2.58 lakhs which did not go. So and moreover, the target set, Kriti, was during COVID. It was estimated that probably 5 lakh crores of MSMEs would probably expect that money. But I think if lesser money has been disbursed, and we should not forget, Kriti, that this money was meant for organizations or companies or businessmen who had already borrowed from the banks. You must be aware of the emergency credit guarantee line. So I think they got exhausted. They said fine, because after all, loan is a loan. If you overload yourself with your credit, then obviously the interest liability is more. So I think it was a very prudent move on part of. I know a lot of MSMEs who decided not to go for it. So it was basically a combination of all of what you said, a little bit of everything, which contributed to. Primarily, if you could just point out which one was the main. Primarily, I think the quota got exhausted, and there were not enough MSMEs who wanted that. So I don't want the loan. I mean, I think. मारवाड़ी राइट। मैं रशिया जिंदगी में कभी नहीं गया। मैंने 1980 में न्यूयॉर्क में ऑफिस खोला, जब वहाँ डॉलर थे, रशिया में कुछ नहीं था। अब मेरे को लगा रशिया में भी कुछ है। क्या है, मैंने रशियंस को कहा कि आपके $1.5 ट्रिलियन इंडिया में फंसे हुए। अब वो आपने कैश करने कैसे कर सकते हो? या तो मेरा माल खरीदो या मेरे प्रोजेक्ट। 11 तरीकों के 2 बैंक जो मेन बैंक हैं वो आ रहे हैं। दे विल टेल कि वो पैसा कहाँ लगा सकते हैं। They are willing to invest in India, number one. Yes, they are willing MSMEs to invest in Russia. वहाँ की मेरे को नहीं पता था, मेरे को 2 स्टेट्स पता है, असम, मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग। वहाँ जाने के बाद पता लगा 79 रीजन्स हैं उनके। फिर वो ततारिस्तान को, फलाना स्थान को, पर आके मेरे को मेरे साथ MOU साइन कर रहे हैं कि हमें भी पॉपुलर होना है इंडिया में। तो सर दे आर विलिंग, जमीन फ्री देने को तैयार हैं, लोन देने को, बिकॉज इट्स नॉट ओनली इशू ऑफ इंडस्ट्री और इकोनॉमी, इट्स ए सोशो कल्चरल रिफॉर्मेशन ऑल्सो। जब बड़ा आदमी जाता है कहीं इंडस्ट्री लगाता है, वो उस जगह को स्क्वीज करता है। उसने बाहर जाना, बयारान एयरपोर्ट से उसका कोई सोशल कॉन्टेक्ट नहीं है। मेरा जो MSME वहाँ जाके अगर 5 करोड़ भी लगाएगा, उसने 5 करोड़ लोगों से मिलना है। एयरपोर्ट से बाहर जाके टैक्सी वाले से मिलेगा, फिर उतर के पूछेगा कि यहाँ होटल कौन सा रीजनेबल है, होटल वाले से पूछेगा इंडियन खाना कहाँ मिलेगा। सर ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम हम जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग ओनली फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री, वी आर एम्बेसडर्स ऑफ अवर कंट्री। छोटे छोटे कंट्री, रवांडा, बर्मा, ये सब आ रहे हैं एम्बेसडर्स। अजरबैजान आया था, आप आए थे, पिछली बार आया था। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने भाव नहीं दिया एम्बेसडर को, मैंने नाम ही नहीं सुना था अजरबैजान का।
फिर मैंने रिसर्च की, साली फ्लाइटें 3 थी हफ्ते में, और ME80 करने कितनी छोटी सी वहाँ पॉपुलेशन। फिर वो मुझे जबरदस्ती अपने खर्चे पे ले गया अंदर अजरबैजान। मैंने कहा यार इतना सुंदर कंट्री, यूरोप के किसी कंट्री से ज़्यादा सुंदर, 80% पॉपुलेशन मुसलमान है, कोई मुसलमान वाली बात ही नहीं है। दे आर सो लिबरल, दे आर सो, मैं बड़ा अट्रैक्ट हुआ। उसके बाद मैं 500 लोगों को टूरिज्म के लिए भेज चुका हूँ। इवन मेरी वाइफ की सहेलियाँ 125 का ग्रुप हो गया। तो सर अब फ्लाइटें भी उन्होंने भी 5 कर दी और इंडिगो की फ्लाइटें भी शुरू हो गई। इस तरह से वो रिफॉर्मेशन हुआ। बिजनेस शायद इतना वहाँ स्कोप नहीं है, पर सर ये भी जरूरी है। कल्चरल एक्सचेंज है। फिर उस कंट्री के लोग हमारे साथ जुड़े। यूएनओ में कितने होंगे? 300 कंट्रियां वोट होंगे। तो चाहे छोटा कंट्री है उसका भी एक वोट है, अमेरिका का एक वोट है। तो हमारा ये भी काम है कि इन कंट्रियों, छोटी छोटी कंट्रियों में जाके काम धंधा करें, उनके समृद्ध करें, उनको लोगों के यहाँ कराएं और उसको अपने देश के साथ जोड़ें। हम देखिए इस देश के रिप्रेजेंटेटिव, देश के हम भक्त हैं, देश का काम भी, तो हम सिर्फ MSME का काम नहीं कर रहे हैं, हम देश के एम्बेसडर की तरह पूरी दुनिया में जाते अपने खर्चे पर, और छोटी छोटी कंट्रियों में जाके लैंग्वेज है हमारे लोग वहाँ। रशिया में मेरे 10 मेरे वहाँ मेंबर बने हैं, दे आर सो फ्लुएंट इन रशियन। एक शायद एक आदमी वहाँ रशियन आ रहा है, वो रामायण का मतलब गुरु है। 2 डांसर आ रहे हैं रशियन, कथकली और ये इंडियन। तो सर कल्चरल एक्सचेंज में हम करते हैं।